क्या हुआ जिंदगी? कोई बात है क्या? साहिर ने पूछा। कुछ नहीं राणा सा, बस अच्छा लग रहा है। जिंदगी बोली, सच्ची? साहिर ने जैसे जांचते हुए पूछा। साहिर मुस्कुरा दिया। और क्या क्या अच्छा लगता है? साहिर ने जिंदगी की आंखों में देखते हुए पूछा। दोनों की नजरें जब मिली तो साहिर के आंखों में चमकती हुई शरारत देखकर जिंदगी ने मुंह बनाते हुए झटके से साहिर को छोड़ दिया। जिंदगी की शर्मीली हरकत समझकर साहिर खुलकर मुस्कुरा दिया। इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा जब तुम एक बार अपना केबिन देख लोगी। आओ। साहिर जिंदगी को अपने साथ लेकर उसके केबिन में आया। जिंदगी का केबिन भी साहिर के ही केबिन जैसा था, बस रंगों का अंतर था। साहिर ने जहां उजाले और नीले रंग का उपयोग किया था, तो जिंदगी में कुछ केसरी या और लाल रंगों का प्रयोग था। आपने केबिन का इनोवेशन करवाया है क्या? पहले ही कदम रखते हुए जिंदगी का सवाल आया। जिंदगी का रिनोवेशन हो गया। तुम केबिन की बात कर रही हो? साहिर ने कहा। जिंदगी ने अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। क्यों? क्या गलत कहा है? साहिर ने जिंदगी की चेयर को उसकी तरफ करते हुए कहा। पहले अकेला था, अब शादीशुदा हूं, कल दो चार बच्चे होंगे। अब इससे ज्यादा जिंदगी के रिनोवेशन की क्या तुम उम्मीद करती हो? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आपका? जिंदगी ने पूछा। अरे ज्यादा कहाँ, मैं तो बहुत कम ही कहा है। तुम लग रहा है दो और चार जब ओढ़कर छह की बात कर रही हो, इसलिए ज्यादा लग रहा होगा, पर मुझे यह ज्यादा नहीं लगता। मतलब? जिंदगी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। मतलब यह कि छवि कहाँ ज्यादा है? देखो, हम तीन भाई थे। अगर कायदे से हम तीनों भाइयों के दो दो बच्चे भी जोड़ो, तो हमारे घर में कम से कम छह बच्चे होने चाहिए थे। इसलिए मेरे तो कम से कम छह होने ही चाहिए। साहिर बिल्कुल आराम से बोला। साहिर के कैलकुलेशन से जो जिंदगी बिल्कुल दंग रह गई थी। वो आंखें बड़ी किए हुए उसकी तरफ देख रही थी और बेध्यानी में मुंह भी खुल गया था। साहिर उसकी हालत की मजे ले रहा था और आराम से ही बोलते जा रहा था। मेरी जिंदगी का बस एक लक्ष्य है। मैं अपने बाबा सा का हर एक सपना पर पूरा करना चाहता। ये देखो, प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट भी मैंने इसीलिए ही शुरू किया है। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि उनका भी यही सपना होगा कि उनके आंगन में ढेर सारे बच्चे खेले। अब इस लिहाज से तो छह की काउंटिंग किसी भी अंदाज में ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं राणा सा, छह तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। छह का मतलब आधा दर्जन हो जाते हैं। साहिर की बात पर जिंदगी कल्पना करते हुए बोली। अपनी कल्पना में गुम हुए उसे इतना भी अंदाज नहीं था कि वह क्या बोल रही है। चलो तुमको देखकर कुछ कम कर देते हैं, छह से चार तक मैं आ सकता हूं। इतने पर तो तुम्हें भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। सर, आहिर बोला। पर मैं अकेली हूं। तुम अकेली हो तब भी मैं और तुम मिलकर हम हुए हम दो, और फिर हम दो हमारे चार हुए। हे भगवान! साहिर की पूरी कैलकुलेशन सुनकर तो जिंदगी ने अपने सर पर हाथ रख लिया था। पागल लड़की! जिंदगी के सर पर हल्के से मारते हुए साहिर खुलकर हंस दिया। ऐसा कुछ नहीं है। देश की जनसंख्या 130 करोड़ हो गई है। मैं तो फिलहाल एक के भी पक्ष में नहीं था, पर फिर भी एक तो होना ही चाहिए। बिना बच्चों का घर कैसा लगेगा? साहिर ने बिल्कुल शांत होकर धीरे से कहा। जिंदगी की तो जैसे जान में जान आई। उसने एक रिलैक्स होकर आंखें बंद करके गहरी सांस ली। लेकिन तभी तुरंत साहिर की आवाज सुनाई पड़ी। लड़की, कहीं ये तो नहीं सोच बैठी थी कि हम एक क्रिकेट टीम तैयार करेंगे? जिंदगी की आंखें तुरंत झटके से खुली। अब उसका चेहरा देखने लायक था, क्योंकि होठों से फिसलते हुए शब्द आधे मुंह में आधे बाहर रह गए थे। क्योंकि वह अभी यही सोच रही थी। साहिर ने अफसोस से सर हिला दिया। खुद को ओ संभाल पाती नहीं हो? पूरी क्रिकेट टीम कैसे संभालो जी? कुछ मैच्योरिटी अपने अंदर लाओ। उसके बाद इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे। और तुम भी अपने ना मौजूद दिमाग को पर इतना जोर मत डालो, वरना आली चीजों में ब्लास्ट होते ज्यादा देर नहीं लगती। साहिर की बात सुनकर जिंदगी ने बुरा सा मुंह बनाया। मेरे पास दिमाग है, खा ली नहीं है, जिंदगी ने जताते हुए कहा। शुक्र है तुम्हें पता है का कि तुम्हारे पास दिमाग है, और मुझे भी बता दिया, वरना मुझे पता हो ही नहीं था।
मुझे तो लगता है कि ऊपर वाले ने खाली डब्बा सजाकर भेज दिए। है। साहिर मुस्कुरा दिया। चलो, यह सब तो फ्यूचर की बातें हैं, फिलहाल में तो प्रेजेंट को देखना है। आज से काम शुरू किया है। मिली की प्लानिंग बाद में होगी, पहले ऑफिस की प्लानिंग कर लेते हैं। आओ बैठो। तुम्हारे पास जो दिमाग मौजूद है ना, अब उसकी परीख रिशा होने वाली है। मैं भी देखता हूं कि कितना दिमाग काम में चलता है। साहिर ने जिंदगी को उसके चेयर पर बिठाते हुए कहा। जिंदगी साहिर की तरफ देख रही थी, जो कि वहीं पर खड़ा था। साहिर ने तुरंत जिंदगी के सामने लगी हुई लिविंग चेयर को खींचा और उसके बगल में लगा लिया। अपना कंप्यूटर ऑन करो। इस वक्त साहिर का चेहरा बिल्कुल शांत था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि यही राणा था भेतन बोल रहे थे। जिंदगी ने भी अच्छी लड़कियों की तरह अपना कंप्यूटर ऑन कर लिया। हालांकि पेट में अभी भी तितलियां उड़ रही थी और रह रहकर साहिर की बातें दिमाग में खलबली मचा रही थी। लेकिन साहिर के सीरियस चेहरे को देखकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। साहिर ने जल्दी जल्दी जिंदगी को उसका काम समझना शुरू किया। यह सारा काम सिक्योरिटी वालों का पेंडिंग पड़ा है, जो कि अर्जुन को देखना था। फिलहाल में प्रेम काकोसा का ऐसा निर्देश है कि अर्जुन की जगह पर यह सब देखोगी तो फिर तुम करो। साहिर ने अपने फोन में से कुछ डाटा जिंदगी के कंप्यूटर पर ट्रांसफर करते हुए कहा। हो जाएगा ना? सारा डाटा ट्रांसफर करके साहिर ने पूछा। हाँ, मैं कोशिश करती हूं, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हुई? साहिर को उठकर खड़ा होते हुए देखकर जिंदगी ने पूछा। तो फिर इसके लिए तुम प्रेम काको सा या फिर जितेंद्र काको सा को कांटेक्ट करना। मुझे भी कर सकती हो, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, साहिर बोला। जिंदगी ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। साहिर उसकी उलझन समझ गया। देखो, सिक्योरिटी कंपनी और मेन कंपनी दोनों अलग अलग चीज हैं। सिक्योरिटी कंपनी शुरू से ही प्रेम काकोसा संभालते हैं। उसका जो अमाउंट एंड वह हमें कंपनी में दिखलाते हैं। बस मैं वही जानता हूं। आज तक मैंने कभी भी उसके अंदरूनी हिसाब किताब को देखने की भी जरूरत नहीं समझी है, और ना ही मैं कभी यह चाहता हूं। साहिर ने बिल्कुल दो टूक अंदाज में कहा। यानी कि आप मेरे बॉस नहीं हैं? जिंदगी में पूछा। बिल्कुल नहीं। इतनी मेरी हिम्मत जो मैं प्रतापगढ़ की रानी को अपने अंदर जॉब दे सकूं। मेरी बॉस तुम हो। साहिर मुस्कुर आया। ये तो है। जिंदगी ने अपने फर्जी कॉलर खड़े की। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों के बॉस प्रेम काकोसा हैं, वहां तुमको हिसाब देना पड़ेगा, साहिर ने जताते हुए कहा। जिंदगी मुस्कुरा दी। वह साहिर की बात का मतलब समझ रही थी। आखिर इतना बड़ा परिवार और इतना बड़ा एम्पायर, सब कुछ संभालने के लिए घर के हर एक सदस्य को उसकी महत्व का अंदाजा होना आही। वरना अगर किसी एक के भी मन में कुंठा हुई तो घर परिवार को टूटते खरते देर नहीं लगेगी। और अगर घर टूट तो इस पूरे राणा अंपायर के भी टुकड़े हो थे देर नहीं लगेगी। किस तरह से पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर चलना है, जिससे कि पूरे घर में शांति बनी रहे और उन्नति के रास्ते खुले रहे। यह चीज साहिर को अच्छे तरीके से आता था। उसने पूरे घर को श्वास की डोर में बांध रखा था। जिंदगी में विश्वास नाम की भी एक चीज होती है। जिंदगी के होठों से निकला। बिल्कुल, और मेरे लिए विश्वास का ही दूसरा नाम जिंदगी है। साहिर ने अपने दोनों हाथ जिंदगी के कंधों पर रखते हुए कहा। और इसी विश्वास के साथ मैंने अपनी जिंदगी को यहां पर बिठा या है कि मेरे विश्वास को मेरी जिंदगी कभी भी डगमगाने नहीं देगी। साहिर ने अपने होठ जिंदगी के सर पर रख दिए। जिंदगी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जिंदगी की नई पारी शुरू हो चुकी थी। अब उसे न सिर्फ अपने पूरे घर वालों के, बल्कि सबसे तो पहले साहिर के विश्वास पर पूरा उतरना था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतापगढ़ राजस्थान। यहां रात के समय में बहुत ही अच्छे माहौल में रात्रि का भोजन हुआ था। दोनों पक्षों की खुशी देखने लायक थी। आखिरकार विक्रांत जी ने और अभिज्ञ ने दोनों ने ही इस रिश्ते पर अपनी सहर्ष मंजूरी दे दी थी। बैठे बिठाए ही सारे समीकरण तय ए गए।
श्री रामचंद्र सिंह जी अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ ही आए थे, क्योंकि उनका ई पत्नी के लिए यही बहुत था कि उनके सुपुत्र ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। अब वह इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इसलिए अपनी तरफ से उन्होंने तय आरी कर रखी थी कि अगर विक्रांत जी को लड़की पसंद आई तो लगे हाथ ही वह रिश्ता तय कर दें। उन्होंने अभिज्ञा को चुनरी ओढ़ाकर एक खूबसूरत हीरो का सेट दिया, जिसके साथ फल में मिठाई वगैरह देखकर उन्होंने अपनी तरफ से रिश्ता पक्का कर दिया। और इधर जब रिश्ता की तैयार ई की बारी आई तो प्रेम ने दामिनी जी की तरफ देखा। मेरी तरफ से क्या देख रहे हैं? जल्दी से बेटे को बाजार भेजिए और मिठाई और फल की तैयारी कीजिए। और कपड़े वगैरह? प्रेम ने पूछा। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वह हो जाएंगे। पर कैसे? बिना बाजार गए कपड़े कैसे आएंगे? और इतनी जल्दी कपड़े कहाँ से ली जाएंगे? इस तरह से बोल रही हो कि चिंता मत कीजिए। घर में ही दुकान खोल रखा है क्या? प्रेम के उल्टे सवाल कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। अरे अभी तुरंत बेटे का विवाह किया है, बहुत कुछ पड़ा है मेरे पास। दामिनी जी आराम से बोली, ठीक है देख लीजिएगा, पर किसी चीज की कमी हो तो बता दीजिए। आखिर हमारी बेटी का मामला है। नई नई रिश्तेदारी में उपहार का लेन देन भले ही प्रथम बार होता है, परंतु उसकी गूंज पूरी जिंदगी तक चलती रहती है। प्रेम ने जताते हुए कहा, तो ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है, जाइए बाजार से सब कुछ लेकर आइए। दामिनी जी ने भी हाथ खड़े करते हुए कहा। प्रेम ने घूर कर उनकी तरफ देखा। ऐसे मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? जब मेरे करने पर भरोसा नहीं है तो खुद से कीजिए। दामिनी जी भी अपना तेवर दिखाकर वहां से चलती बनी। अरे ऐसे कैसे? प्रेम के होठों से निकला, परंतु यह सुनने के लिए दामिनी जी वहां पर उपस्थित नहीं थी। प्रेम ने अब जानवी जी की तरफ देखा। रहने दीजिए भाई साहब, आप बिल्कुल ला चिंता मत कीजिए। हम लोगों ने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा है, सब कुछ यहां पर है। हमें खुद इस चीज की चिंता है कि सब कुछ बेटी के ससुराल जा रहा है। जानवीज ई बोली, अगर आप अपने हाथों से कर रही है तब तो हम निश्चिंत ही हैं। प्रेम ने हल्के से हाँ में सर हिलाया। अब मेरी तरफ मत देखना, मैं शगुन की तैयारी कर रहा हूं। लो, लिफाफे में सारे पैसे मुझे रखना है और उनके ऊपर नाम लिखना है। एक बार बस तू देख लेना। प्रेम जी के कुछ बोलने से पहले ही जितेंद्र जी पहले ही बोल पड़े थे। कपड़ों और शगुन की तैयारी हो ही गई तो लगभग आधा काम हो ही गया। फल मिठाई के लिए मैं इन दोनों लड़कों को बाजार भेज देता हूं, प्रेम ने कहा। और सत्यम अर्जुन की तरफ देखने लगा। अर्जुन ने अपना फोन आग कर दिया। बाजार जाने के बजाय तुम अपना फोन मुझे क्या दिख रहे हो? मुझे भी पता है कि 9 बज गए हैं, आधा बाजार बंद हो गया होगा, लेकिन जल्दी करो वरना वो भी बंद हो जाएगा। प्रेम ने को अच्छा गुस्सा दिखाते हुए कहा। आधे घंटे में सब कुछ पैक होकर घर चला आएगा। आप तब तक सब लोगों के साथ बैठकर एक कप चाय और पी लीजिए। डैड वो वहां पर बैठे हैं, आप भी शगुन का लिफाफा देखकर वहीं चले जाएगा। सामानात ही हम लोग गाड़ी में रखवा देंगे। सत्यम ने अर्जुन के हाथों से उसका फोन लेकर प्रेम के आगे करते हुए कहा। सब कुछ इन लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। प्रेम ने बहुत हैरानी से अपना सर हिलाया, पर होठों पर एक संतोष की मुस्कुराहट आ गई थी। पूरा परिवार साथ था। तुरंत ही सारा काम हाथों हाथ संपन्न हो गया। दामिनी जी और जानवी जी ने पहले से ही कपड़ों की तैयारी कर रखी थी। आखिर घर में कोई आने वाला था तो उसे बिना उपहार के भेजना तो अच्छा नहीं लगता। राणा परिवार की परंपरा तो कायम रखनी ही थी। बस रिश्ता पक्का होने की खुशी में इन उपहारों के साथ एक एक विशिष्ट उपहार भी जोड़ दिए गए। लेन देन का कार्यक्रम निपटा तो अभिज्ञा के ससुराल के परिवार वाले भी बहुत ही संतुष्ट नजर आए थे। अरे इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? हम तो तैयारी से आए थे, परंतु आप? रामचंद्र जी ने फल और मिठाइयों से भरी हुई गाड़ी को देखकर कहा। जितना वह लेकर आए थे उससे दोगुना उनकी गाड़ी में रखवाया जा चुका था। वही तो भाई साहब, आपने तो पहले ही इतना सब कुछ दे दिया है, और सबसे तो अपनी सर्वगुण संपन्न बेटी हमें दे रहे हैं। अभिज्ञा की सास ने कहा, वह सब तो ठीक है भाभी सा, हमारी तरफ से छोटा सा उपहार है।
प्रेम ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आप स्वीकार कर लेंगे तो हमें भी खुशी होगी, प्रेम ने कहा। श्री रामचंद्र जी ने भी हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराकर प्रेम का उपहार स्वीकार किया। अब आप किसी दिन आए तो हम आगे के कार्यक्रम तय करते हैं। रामचंद्र जी ने प्रेम जी को सब परिवार आने का ने बता देते हुए कहा। जी, परंतु उसके लिए कुछ समय चाहिए। आप तो जानते हैं कि साहिर यहाँ पर नहीं है और हमारे घर में वर पूजन करके ही रोके की रस्म की जाती है और वर पूजन का कार्यक्रम लड़की का बड़ा भाई करता है। तो जब तक साहिर सा नहीं आ जाते ये संभव ही नहीं है। उनके आने पर ही हम यह कार्यक्रम रखेंगे। प्रेम जी बोले। अच्छा, प्रेम जी की बातें अब श्री रामचंद्र जी के साथ साथ उनका ये परिवार वालों को भी समझ में आ गई थी, वरना अभी तक वह लोग अपने मन में एक दुविधा लेकर थे कि उन्होंने तो लड़की का अपनी तरफ से रोके कर दिए था, पर प्रेम की तरफ से ऐसा कुछ विशेष से वर को नहीं दिया गया था जिससे कि यह संबंध पक्का हो। जी, इसीलिए हमने इस रस्म को अभी रोका है और आप तो जानते ही हैं कि नई पीढ़ी के नए अंदाज है। अब हमारे बड़े बेटे बहू साहिर और जिंदगी आएंगे तो वह इन सब चीजों को फाइनल करेंगे, मतलब कि रिंग सेरेमनी वगैरह, प्रेम ने कहा। जी अवश्य, हमारे मन में भी यही इच्छा है। हमारे परिवार का यह प्रथम विवाह है इस पीढ़ी में, तो हम भी यही सब चाहते हैं। और सही बात तो यह है कि आधुनिक समाज के लिए समय के अनुसार सब कुछ करना ही पड़ता है। चलिए, अपनी तरफ से जब हम लोगों ने रिश्ता पक्का कर लिया है तब तो अब मिलने मिलने का कार्यक्रम होता ही रहेगा और इसी में सब कुछ तय कर लिए जाएंगे, रामचंद्र जी ने कहा। परस्पर अभिवादन के साथ है इन लोगों ने सबकी विदाई की। अभिज्ञा की सांस तो जाते जाते समय तक उसे लिपटी हुई थी। इसको देखकर विक्रांत जी मुस्कुरा रहे थे और अर्जुन सत्यम के का नो में झुका हुआ था। इन दोनों माँ बेटे को लग रहा है, देकर मुझे लग रहा है आहे की दाल में जरूर काला है। सत्यम ने धीरे से उसके सर पर मारा। फिलहाल के लिए अपना मुंह बंद कर लो, वरना होकर काकोसा का जूता निकला ना तो सारा मुंह काला हो जाएगा। सत्यम की बात सुनकर अर्जुन ने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़े प्रेम पर गई, क्योंकि अपनी आंखों से कुछ इशारा कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था, पर सत्यम समझ गया था। उसने तुरंत आगे बढ़कर श्री रामचंद्र जी के लिए उनकी गाड़ी का दरवाजा खोला दिया और उनके पैर छू लिए। सत्यम को देखकर अर्जुन ने भी वैसा ही किया। इस लड़के को भी ना जल्दी कोई बात समझ में आती है नहीं। प्रेम ने अफसोस से सर हिलाया। इन लोगों के जाते ही घर वालों ने चैन का सांस ली, लेकिन अर्जुन को प्रेम से बात सुने बिना चैन कहा था। लाइक कमेंट जरूरी है। यह वह संजीवनी है जो जल्दी जल्दी भाग डालने के लिए प्रोत्साहित करती है। जल्दी भाग चाहिए तो सब्सक्रिप्शन की संख्या भी बढ़ा दीजिए। जरा कभी कभी कहानी को सुपर थैंक्स के माध्यम से प्रोत्साहन भी दिया कीजिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।